अभी इस साल के शुरुआत में दुनिया भर की बैंक्स और लोग सिर्फ दो चीजों पर टूट पड़े थे। पहला था गोल्ड और दूसरा था सिल्वर। अभी लास्ट ईयर धनतेरस के टाइम ऐसा ही कुछ माहौल मुंबई के झवेरी बाजार में था, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। हजारों की संख्या में लोग गोल्ड और सिल्वर खरीदने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े थे। साथ ही उस दौरान मैंने एक फॉरेनर का वीडियो देखा था जो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो क्या देख रहा है। Dude, this is crazy. Look at this huge line for everyone buying gold. उस टाइम फिजिकल गोल्ड की मांग तो बढ़ी रही थी, साथ में गोल्ड ETF की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अकेले जनवरी महीने में गोल्ड ETF में 24,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्फ्लो आया था और ये इन्फ्लो महीने दर महीने लगभग 100% की रेट से बढ़ रहा था। ऐसा यूफोरिया था कि लोग अपना जो कुछ पैसा है गोल्ड पर लगाने लगे कि भाई ये तो अब किसी भी हालत में 2 लाख रुपए के ऊपर चला ही जाएगा। और फिर जब सबको लगा कि गोल्ड तो अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा, तभी वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। अब फिलहाल हालत ऐसी है कि गोल्ड खरीदने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, फिलहाल लोग रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड बेच रहे हैं। आप ये डेटा देखिए कि अप्रैल, मई और जून सिर्फ 3 महीनों में ही इंडियंस ने लगभग 50 टन गोल्ड बेच दिया है। आपके अंदाजे के लिए बता दूं कि 50 टन सोना आखिर कितना होता है। तो 50 टन सोना 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम के हिसाब से अगर निकाले तो 75,000 करोड़ का आता है। इन पैसों में हर एक भारतीय को लगभग 53 ब्रिटानिया मारी गोल्ड के बिस्किट्स मिल सकते हैं। इतने पैसे का सोना हम इंडियंस ने सिर्फ पिछले 3 महीने में बेचा है। जिस गोल्ड ETF का भूत इन्वेस्टर्स के सर पे चढ़ा था वो भी अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। लास्ट मंथ पिछले 13 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ कि गोल्ड ETF में लोगों ने पैसा डाला कम और निकाला ज्यादा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि 2026 में पहली बार गोल्ड ETF में रिकॉर्ड बिकवाली हुई है। 5 जून तक नेट निवेश 17% घटा है और इस साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक निकासी है गोल्ड ETF में, ग्लोबल गोल्ड ETF में। यानी कि आप समझ लीजिए कि जिस तरह का क्रेज पहले गोल्ड खरीदने के लिए था, सिमिलर तरीके का क्रेज अभी गोल्ड बेचने के लिए शुरू हुआ है। और जो लोग बोल रहे थे कि गोल्ड अब 2 लाख रुपए पहुंच ही जाएगा, वो फिलहाल इस चिंता में है कि कहीं गोल्ड 1 लाख रुपए के नीचे ना चला जाए। तो फिलहाल देखा जाए तो चारों तरफ गोल्ड को लेकर मार्केट में पैनिक है। और ज्यादातर लोगों ने क्या किया था पता है क्या? उनको ये लगा था कि जो 70,000 80,000 का गोल्ड है वो 1.5 साल में 1.5 लाख पर आ गया है, अभी आने वाले कुछ टाइम में ये 3 लाख भी चला जाएगा। ये सोचकर लोगों ने ऑल टाइम हाई पर ही गोल्ड खरीदा है ज्यादातर लोगों ने। क्योंकि आप देखेंगे तो जनवरी महीने में ही ETF में सबसे ज्यादा इन्फ्लो था और वही महीना था जब गोल्ड 1,80,000 के ऊपर चला गया था। जिसके बाद काफी सारे लोग इंक्लूडिंग हमारे एकाशी प्रो के मेंबर्स हमें पिछले टाइम से पूछ रहे हैं कि गोल्ड में क्या होगा, कहाँ तक प्राइस जाएगी। तो आई थिंक ये आज का जो वीडियो होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जहां पर गोल्ड से रिलेटेड और फिलहाल जो चल रहा है उसकी मैं पूरी आपको क्लैरिटी भी दूंगा। साथ ही डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड आखिर कितना नीचे जा सकता है। सो नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब देखिए, अगर आपको गोल्ड को समझना है तो आपको जियोपॉलिटिक्स को समझना ही समझना है, उसके बिना आप इसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। अब देखिए, हुआ क्या था कि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, उसके बाद अमेरिका ने रशिया के $100 बिलियन के फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिए थे। लेकिन सच है कि ये जो कहानी है ये 2022 की नहीं है, बल्कि कई डिकेड्स पुरानी है, जिसके लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी जो मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ। तो बात है 1944 की। इस साल एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम को बदल कर रख देता है। 1944 में यूनाइटेड स्टेट्स और 44 और कंट्रीज मिलकर एक अग्रीमेंट साइन करती है जिसका नाम होता है ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। इस ब्रेटन वुड अग्रीमेंट के हिसाब से ये सारी कंट्रीज आपस में अपनी लोकल करेंसी नहीं बल्कि US डॉलर में ट्रेड करेगी, जिसके चलते US डॉलर बन जाएगी दुनिया की रिजर्व करेंसी। और उस टाइम US डॉलर की जो वैल्यू थी पहले से ही गोल्ड से पेक थी। यानी कि अगर किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास US डॉलर है तो जरूरत पड़ने पर वो उन डॉलर्स को फिक्स रेट पर गोल्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी खासियत थी डॉलर की। और उस जमाने में US डॉलर का गोल्ड के साथ कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि कई सारे नोटों पर ये लिखा रहता था कि इन नोट्स को आप बैंक में डिपॉजिट करके रिटर्न में गोल्ड पा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी ये स्पेशल ऑफर बिल्कुल मिस मत कीजिए। हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट की नेक्स्ट बैच अभी 1 अगस्त को शुरू हो रही है, जिस पर फिलहाल बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। देखिए, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स देख लो, मिलीनियर से लेकर बिलियनियर देख लो, US के मिस्टर बफेट से लेकर इंडिया के मिस्टर झुंझुनवाला तक देख लो, सबके सक्सेस में एक स्ट्रेटेजी कॉमन रही है और वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। यानी सिंपल भाषा में बताओ तो महंगी चीजों को सस्ते दामों में खरीदना। जब हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इस बारे में हमसे रिक्वेस्ट की तो हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो पता चला कि US में लगभग हर किसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग आती है, लेकिन इंडिया में ये सिखाने वाला कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। जिसके बाद हमने इस वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट की शुरुआत की, जो आपको इंडिया स्पेसिफिक वैल्यू इन्वेस्टिंग तो सिखाता ही सिखाता है, साथ ही इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको प्रिपेयर करता है। 3 महीने का ये वीकेंड प्रोग्राम है जो कोई भी अटेंड कर सकता है और इस कोहॉर्ट में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। और हमने इसे
इतना प्रैक्टिकल और इतने आसान भाषा में समझाया है कि अब एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का व्यक्ति भी बड़े आसानी से एक वैल्यू इन्वेस्टर बन सकता है। और अभी स्पेशल ऑफर में अगर आप स्टॉक मार्केट बिगिनर हो तो आपका बिगिनर टू एडवांस भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस कोहॉर्ट के साथ इस ऑफर में आपको फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 भी फ्री में मिल रहा है। तो इसके लिए सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको हमारा 40 मिनट का लाइव सेशन ज्वाइन करना है, जहां पर इस कोहॉर्ट के बारे में सारी चीजें जैसे सिलेबस और बाकी सारी चीजें आपको बताई जाएगी, जिसके बाद आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट ज्वाइन कर सकते और अपने आप को एज अ वैल्यू इन्वेस्टर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो स्पेशल ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये जो स्क्रीन पर आप नोट देख रहे हो, ये 1928 का नोट है, $5 का यूएस का। इस पर क्लियरली क्या लिखा है आप ही पढ़िए कि इस नोट को गोल्ड में रिडीम किया जा सकता है, और ये बाकी कंट्रीज के लिए भी काफी आसान था, क्योंकि या तो आप गोल्ड खरीदो, फिर उसे रिजर्व रखो, स्टोर करो कहीं पर, और जब उसे ट्रेड करना हो तो लेकर घूमो, या फिर सिंपली आप यूएस डॉलर ले लो, उसे लेकर आप कहीं पर भी जा सकते हो, जरूरत पड़ने पर गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यानी कि डॉलर का एक बड़ा ही अमेजिंग ये फीचर था। अब इस मास्टर स्ट्रोक के बाद होता क्या है कि यूएस डॉलर धीरे धीरे दुनिया की रिजर्व करेंसी बनने लगती है। लेकिन ये जो ब्रेटन वुड्स का अग्रीमेंट था, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को एक बेल्जियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट ट्रिफिन ने भी पॉइंट आउट किया था। अब आप सोच सकते हो कि मैं इतना ये कुछ क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है, जिसके लिए आपको ये छोटी सी चीज समझनी जरूरी है। इस प्रॉब्लम का नाम बाद में जाकर पड़ा ट्रिफिन डायलेमा। इनफैक्ट ये जो इकोनॉमिस्ट थे, ये एक बहुत बड़े क्रिटिक्स थे इस ब्रेटन वुड अग्रीमेंट के, और वो इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि अगर यूएस की करेंसी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन गई तो हर कंट्री अपने रिजर्व में यूएस डॉलर जमा करके रखेगी, और जैसे जैसे दुनिया की इकोनॉमी बढ़ेगी वैसे वैसे दुनिया को और ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए यूएस को और ज्यादा डॉलर्स दुनिया में भेजना पड़ेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जो डॉलर की क्वांटिटी दुनिया को चाहिए वो गोल्ड से काफी ज्यादा होगी, और अगर ऐसी सिचुएशन में जिन कंट्रीज ने अपने रिजर्व्स में यूएस डॉलर जमा करके रखे हैं वो एक साथ अमेरिका के पास गोल्ड मांगने आ गए, तो अमेरिका के पास तो उतना गोल्ड ही नहीं होगा कि वो उसके बदले में गोल्ड दे पाए, और इवेंचुअली इसके बाद डॉलर पर लोगों का ट्रस्ट टूट सकता है और डॉलर की वैल्यू कोलैप्स भी हो सकती है, और इसी ये फिनोमेना को कहते हैं ट्रिफिन डायलेमा। अब शॉकिंग बात ये थी कि जो डायलेमा था ये धीरे धीरे सच भी होने लगा। 1960s के एंड तक कई कंट्रीज स्पेशली फ्रांस अमेरिका से अपने डॉलर्स के बदले गोल्ड मांगने लगे। इनफैक्ट उस टाइम फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे चार्ल्स डी गॉल, उनको ये इतना डर था कि उन्होंने उनका जो गोल्ड रखा था अमेरिका और इंग्लैंड के वॉल्ट्स में वो भी वापस मांगना शुरू किया, जो कि कुल मिलाकर 3300 टन का था। सिर्फ ये सोना वापस लेने के लिए उन्होंने 44 शिप ट्रिप्स और 129 फ्लाइट्स लगा दी, और जैसे जैसे फिर बाकी कंट्रीज गोल्ड मांगने लगी वैसे वैसे अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स धीरे धीरे कम होने लगे। प्रेशर इतना बढ़ गया कि 15 अगस्त 1971 को यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट की। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. और शायद ये अनाउंसमेंट उन्हें करनी पड़ी, क्योंकि अगर सारी कंट्रीज मांगने लगी तो फिर गोल्ड देंगे कहाँ से, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि यहाँ से आगे अमेरिका डॉलर के बदले में गोल्ड नहीं देगी। इस इवेंट को आज हम निक्सन शॉक के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ ब्रेटन वुड्स सिस्टम प्रैक्टिकली खत्म हो गया। अब पहले क्या था कि डॉलर की वैल्यू गोल्ड से डिराइव थी, लेकिन इस नए सिस्टम में गोल्ड की वैल्यू कैसे डिराइव थी? ट्रस्ट पे, यानी गोल्ड के लिए आया रियल लाइफ ट्रस्ट मी ब्रो वाला मोमेंट। अब ये जो रिसेंट वाला गोल्ड राइज हमने देखा पिछले कुछ सालों में, महीनों में, वो इसी सिस्टम से कनेक्टेड है। कैसे? तो आप थोड़ा समझिए कि यूएस के पास एब्सोल्यूट पावर आ गया था, और जैसे कि हमें पता है कि पावर टेंड्स टू करप्ट और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी कि यहाँ पर अब गोल्ड का डॉलर के साथ जो कनेक्शन था वो टूट गया था। इसके बाद अगर किसी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर या वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम में पड़ा है तो यूएस सैंक्शंस के जरिए उस कंट्री का पैसों का एक्सेस रोक सकता था। अब ये बात सबको पता थी, लेकिन कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो सोच रहे थे कि भाई पूरी दुनिया अभी ट्रस्ट के बेसिस पर चल रही है, तो अमेरिका कभी भी ऐसी चीज रशिया या फिर चाइना जैसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के खिलाफ बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन वहीं पर जो बाइडेन एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो थोड़ा ट्रम्प टाइप वाला था। लेकिन ये भ्रम भी जल्दी टूट गया जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ। अमेरिका और यूरोप रशिया के 300 बिलियन वर्थ ऑफ एसेट फ्रीज कर देती है, यानी नील कर देती है। अब रशिया ने क्या किया था कि अपने फॉरेन रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर और यूरो में लेकर रखा था, इस भरोसे के साथ कि मॉनेटरी सिस्टम का जो ट्रस्ट है वो अमेरिका कभी नहीं तोड़ेगा। अब यहाँ पर रशिया को तो भुगतना पड़ा, लेकिन फिर क्या है कि रशिया से फिर बहुत सारी कंट्रीज ने लर्निंग्स लेना शुरू की कि आज रशिया के साथ ये कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक पैनिक मूवमेंट शुरू हो गया। पैनिक मूवमेंट बड़ा सिंपल था भाई, डॉलर जितने जल्दी हो सकता है बाजू में रखो, ज्यादा गोल्ड ही ले लो, यही हमें सेफ करवा सकता है। और फिर दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स ने जमकर गोल्ड खरीदना शुरू किया,
चाइना ने लगभग 350 टन गोल्ड खरीदा, पोलैंड ने 320, तुर्की ने 220 टन और इंडिया ने लगभग 130 टन सोना खरीद लिया। और इस चार्ट में आप देख सकते हो कि कैसे ये पूरा माहौल बदल गया कि पहले दुनिया की सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व में सबसे बड़ा इंडिविजुअल एसेट यूएस डॉलर हुआ करता था, लेकिन आज गोल्ड बन चुका है। यानी आज की कंडीशन में गोल्ड नंबर 1 पर जा चुका है और यूएस डॉलर नंबर 2 पर आ चुका है। अभी आप ये चार्ट देख सकते हो, 3 साल पहले गोल्ड दुनिया के टोटल रिजर्व का सिर्फ 16% था और सिर्फ 3 साल में ये बढ़कर 27% हो चुका है। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर समझ लेना कि जो सेंट्रल बैंक्स थी ये इतना भी ज्यादा गोल्ड नहीं खरीद रही थी कि 70,000 का सोना आपका सीधा 1,70,000 या 1,80,000 चला जाए। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने देखा कि यहाँ पर यार एक बहुत बड़ा बूम चल रहा है, लेट्स पार्टिसिपेट, और इस बूम का एक फायदा लेना शुरू करते हैं। और रिटेलर्स को तो हमेशा की तरह स्पेकुलेशन की आदत है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स ने जो गोल्ड खरीदा था वो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, ना कि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन रिटेलर्स ने इस ट्रेंड को कुछ और ही समझ लिया। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि लोग लाइन लगा लगा कर गोल्ड खरीद रहे थे। गोल्ड ETF में लोग अंधाधुन पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। कई लोगों को लगने लगा कि अब गोल्ड की प्राइसेस सिर्फ ऊपर ही जाएगी, और कई सारे लोगों तो मैंने देखा कि जिन्होंने म्यूचुअल फंड स्टॉक से पैसा निकाला और फिर गोल्ड में डाला, ETF में डाला कि भाई यहाँ पे तो मेरा पैसा बन रहा है, मैंने देखा 6 महीने में बन रहा है, आने वाले टाइम में भी बनता रहेगा। और उन दिनों इन सारी चीज़ों पर हमने कुछ वीडियोस भी बनाए थे जिसमें हमने क्लियरली कहा था कि ये जो चल रहा है बिल्कुल स्पेकुलेशन चल रहा है। सिल्वर पर मैंने ये वीडियो भी बनाया था उस टाइम, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देता हूँ। और यहाँ पर मैंने क्लियरली कहा भी था कि सिल्वर तो बुरी तरह क्रैश होने ही वाला है, क्योंकि सिल्वर की जो हिस्ट्री है वही कुछ खतरनाक है। मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था कि क्यों सिल्वर को डेविल्स मेटल कहते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में काफी सारे लोग लगातार गोल्ड और सिल्वर खरीदते रहे। इसके बाद भी जो रिटेलर का स्पेकुलेशन था गोल्ड और सिल्वर पर, ये जारी रहा, और नतीजा या खराब चीज ये हुई कि बहुत सारे लोगों ने जो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट किया वो ऑल टाइम हाई पर किया, उसके आसपास किया। अब देखिए ये दुनिया ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब चाहे तो जिस हिसाब से मोमेंटम था तो ये रैली और लंबी भी चल सकती थी, और सिचुएशन तो कुछ वैसी दिख रही थी, लेकिन उसी बीच यूएस ने ईरान पर अटैक कर दिया। अब ये जो अटैक हुआ ये सोची समझी साजिश थी डॉलर को बचाने के लिए, या एक इत्तेफाक था? आप ये वीडियो के एंड में कमेंट में बता देना। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही भयानक कोइंसिडेंस था। कैसे? तो बताता हूँ। जैसे यूएस ने अमेरिका पर अटैक किया, वैसे ही स्वाभाविक सी बात थी कि गोल्ड की प्राइसेस और बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जब भी दुनिया में अनरेस्ट हुआ है, जब भी वॉर वगैरह सिचुएशन आई है, गोल्ड की प्राइसेस हमेशा ऊपर ही गई है। लेकिन इस बार गोल्ड की प्राइसेस गिरने लगी। पर ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए इस वॉर में कुछ एबनॉर्मल हुआ, जो जनरली बाकी वॉर्स में बहुत कम बार होता है, कि इस वॉर में ईरान ने सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस में जबरदस्त उछाल आ गया, और जैसे ही ऑयल की प्राइसेस बढ़ी, दुनिया भर की वो कंट्रीज जो ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंड है, उनके इंपोर्ट के बिल्स बढ़ने लगे, उनका ट्रेड डिफिसिट बढ़ने लगा। और क्योंकि ऑयल का जो ट्रेड है वो डॉलर में होता है, तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर को फायदा होगा। और इस वॉर की वजह से फिर हुआ क्या? एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी खराब होने लगी, कि इतनी खराब होने लगी कि इनफैक्ट टर्की ने जो गोल्ड डाइवर्सिफाई करने के लिए खरीदा था वो उन्हें बेचना पड़ा। और कई सारी कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, इंडिया, इनकी करेंसी गिरने लगी बहुत तेजी से। और इस वॉर का जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो अमेरिका को हुआ। सिर्फ ये क्रूड ऑयल वाला एंगल नहीं, आप दूसरा एंगल भी सोचिए, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक अब लगातार गोल्ड खरीद रही थी, उन्होंने गोल्ड खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी कंट्रीज कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही थी। अब वो गोल्ड खरीदने के बजाय फिर से डॉलर खरीदने लगी, क्योंकि ऑयल के बिल्स भी पे करने हैं, जो कि काफी बढ़कर आ रहे हैं। यानी एक चीज आप समझिए कि जो गोल्ड प्राइस में रैली शुरू हुई वो सेंट्रल बैंक्स की वजह से, दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स की वजह से ही शुरू हुई थी। और अभी जो गिरावट भी हो रही है वो दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स की वजह से ही हो रही है, क्योंकि फिर से उन्हें थोड़ा डॉलर की तरफ जाना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस क्रूड ऑयल इमरजेंसी। अब रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो पहले भी रैली में लेट हो गए थे और अब भी थोड़ा लेट हो गए, और जो लोग फिर लाइन में लगकर गोल्ड खरीद रहे थे, फिलहाल गोल्ड ताकत से बेच रहे हैं। तो अब मेन सवाल ये आता है कि गोल्ड की प्राइसेस अब यहाँ से आगे कहाँ जाएगी? तो वो क्लियरली दो चीज़ों पर डिपेंड है। एक तो ये कि जो करंट वॉर है वो कब तक बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप कई बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि वॉर खत्म हो गया, लेकिन फिर से शुरू कर रहे हैं, फिर से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है, कभी चालू हो रहा है। ये अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट में बनी है, ये बनी हुई है या फिर बनाई गई है, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी चीज कि सेंट्रल बैंक फिर से गोल्ड की खरीदारी कब स्टार्ट करती है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि फिलहाल सेंट्रल बैंक्स अपनी सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में लगी हुई है। इस हालत में जब तक ये वॉर रुकता नहीं है, और उसके बाद में वॉर पूरा रुकने के बाद जब तक उनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, तब तक वो गोल्ड की तरफ नहीं जाएंगे। तो अभी फिलहाल या आने वाले कुछ टाइम में वो गोल्ड खरीदेंगे, ऐसा मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं लगता। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड की प्राइसेस पर प्रेशर इस तरह ही बना रह सकता है, और शायद ये प्राइसेस और थोड़ी नीचे भी जा सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो जो करेंसी मॉनेटरी सिस्टम है, जहां यूएस डॉलर वर्ल्ड करेंसी है, वो लंबे समय के लिए तो पूरा सिस्टम जो है वो अनसस्टेनेबल ही है। यानी कि अभी नहीं तो बाद में सेंट्रल बैंक्स वापस गोल्ड खरीदना शुरू ही करेगी, बिकॉज दैट्स द ओनली ऑप्शन। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गोल्ड खरीदारी होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है।
तो एक बात यहाँ पर आपको भी समझनी पड़ेगी कि फिलहाल गोल्ड सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स ने इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदी है, तो गोल्ड की प्राइस उनके लिए भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसी से उसका वैल्यूएशन भी निकल कर आएगा। तो बहुत ज़्यादा प्राइस में फॉल होगा तो उन्हें भी काफ़ी बड़े नुकसान होंगे। और वैसे भी अगर आप गोल्ड का प्राइस या फिर किसी भी एसेट का प्राइस देखेंगे तो उसमें एक बुल रन और उसके बाद में फॉलोड बाय करेक्शन और बेयर रन होता ही रहता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करूँ और आप मार्केट को सोच रहे हैं कि वो कंटिन्यू ऊपर ही रहेगा, तो दैट विल नॉट हैपन। स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो 2020 के बाद एक बड़ा बुल रन आया, 3-4 साल चला और उसके बाद मार्केट पूरा ठंडा पड़ा है 2 साल से। अब इसके पीछे के कारण बदलते रहते हैं, कारण कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये ऐसा होना ही होना है। तो अगर आप ये सोच के गोल्ड में कभी इन्वेस्ट करते हो कि 70,000 का 1,70,000 हो गया है ना, इससे लगातार डबल ट्रिपल होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई एक रैली इतनी ज़्यादा भी बड़ी नहीं हो सकती कि वो 4-5 टाइम्स किसी चीज़ की प्राइस यहाँ पर गोल्ड की लगातार बढ़ती रहे। तो टाइमिंग बिल्कुल ही रॉन्ग थी लोगों की, रिटेल इन्वेस्टर्स की, पर्टिकुलरली इंडिया में। लेकिन ओवरऑल गोल्ड एज ए एसेट क्लास ये एक काफ़ी सेफ एसेट क्लास माना जाता है, ना कि सिर्फ इंडियंस, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग रहते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो भी गोल्ड पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते थे और आज भी यही हो रहा है। बड़ी बड़ी सेंट्रल बैंक्स अगर गोल्ड पर इतना ज़्यादा भरोसा दिखा रही है तो ट्रस्ट इज़ नॉट अ बिग फैक्टर देयर। लेकिन धीरे धीरे आने वाले टाइम में जैसी ये इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, वहाँ पर वापस खरीदारी आएगी, तो लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव आउटलुक तो ज़रूर है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस तरह की रैलीज हमें देखने मिली प्राइसिंग में, तो थोड़ा बहुत और भी करेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तो सेंट्रल बैंक्स फिलहाल गोल्ड से दूरी ही है, क्योंकि यूएस उनको सोचने का मौका ही नहीं दे रही है। तो अगर आपने गोल्ड खरीदा है 1,20,000 1,25,000 के नीचे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसको बेचने की जल्दबाजी करनी चाहिए। और अगर आपने पीक पे खरीदा है तो वो मिस्टेक है, उसे आप अलग अलग तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन जस्ट टू टेल यू कि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास नहीं है जिसे आप बस एक ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो। उसे आप लेना है तो आप एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए ले लो और लंबे टाइम के लिए होल्ड करो। जनरली बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर आपने गोल्ड खरीदा है या फिर रियल एस्टेट खरीदी तो कभी बेचो मत। वो एकदम इमरजेंसी के टाइम जब काम आएगी तब लिक्विडिटी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मुझे लगता है कि इसमें मैं हमारे जो एंसेस्टर्स है, बुजुर्ग लोग कहते थे, उनकी मेंटेलिटी से मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अग्री करता हूँ कि गोल्ड को हमें थोड़ा उसी तरह देखना चाहिए कि वेरी लॉन्ग टर्म एसेट, और जो बाइंग फ्रेंजी हो रहा है, अचानक से सब लोग जा रहे हैं, ऐसे टाइम में उसको ना खरीदें। और जब कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, जब डाउन टाइम चाह रहा है, तब उसको खरीदो और सालों साल होल्ड करके रखो, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। उसे बस एक इमरजेंसी के लिए रखना जो शायद आपकी जनरेशन के या फिर फ्यूचर जनरेशन को कभी काम में आए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप रख सकते हो। बाकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स के लिए कई सारे एसेट क्लासेस हैं ही, वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन साथ ही एक बात तो पक्की है कि आने वाले टाइम में भी गोल्ड पर प्रेशर ये जारी रहेगा, तो शायद थोड़ी बहुत प्राइसेस और भी कम में हो जाए। लेकिन लुकिंग एट द करंट इन्वायरमेंट, जहाँ पर सेंट्रल बैंक्स भी नहीं खरीद रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स भी बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ETF लिया है म्यूचुअल फंड बेच के, और जब यहाँ पर प्रॉफिट उनको नहीं दिखेगा तो वो भी बेचना कंटिन्यू रखेंगे। तो आने वाले कुछ महीनों में भी मुझे क्लियरली दिखता है कि इंडिया में ETF में, गोल्ड ETF में सेलिंग होगी तगड़ी, और उसके बाद प्रेशर और बना रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स मुझे जो लगता है वो डाउन टर्न ट्रेंड ही यहाँ पर दिखता है, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गोल्ड एक एवरग्रीन एसेट क्लास है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऑल टाइम हाई पर किसी भी एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। लोग स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं जब एकदम बुल रन चल रहा है, लोग इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं जब बुल रन चल रहा है। एक्चुअली यू शुड इन्वेस्ट व्हेन देयर इज अ बेयर रन। तो यहाँ पर गोल्ड में और ज़्यादा करेक्शन होता है तो दैट वुड बी ग्रेट पॉइंट जिसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो आपको थोड़ा कॉन्ट्रा थिंकिंग रखनी पड़ेगी, और बेयर मार्केट रहता तो उससे थोड़ा हैबिचुएटेड होना पड़ेगा और एक स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी कि यार जब मार्केट क्रेजी गिरते हैं तब मैं खरीदी करूँ, और ऐसे टाइम में मोस्टली आपको प्रॉफिट ही होगा अगर आप वो माइंडसेट बना लेते हो। तो बाकी एक एवरेज माइंडसेट आप बना लोगे, हर्ड मेंटेलिटी वाला कि 10 लोग बाकी के जो कर रहे हैं, 2 लोग नेबर्स, मैं भी वही करता हूँ, तो उससे आप इन्वेस्टिंग में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो इन्वेस्टिंग में एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो बागे वाले कर रहे हैं उससे अपोजिट करोगे तो ही आपके पैसा बनाने के चांसेस है। और इस वीडियो को मैं बस इसी चीज़ से एंड करूंगा जिन लोगों ने ऑल टाइम हाइपर बाय किया उनके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इंडिया में फंसे और ये जो इमरजेंसी सेलिंग चल रही है ना वो उन्हीं से चल रही है। तो उनके लिए बस एक ही चीज़ कहूँगा जो मिस्टर बफेट बार बार कहते थे कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो फिलहाल इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए।